हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज के हमारे टेक्स्ट बुलेटिन में मैं आपको दूंगी क्विक अपडेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपडेट है सर्कुलर नंबर 138 का, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए, क्वेश्चंस फॉर्मेट में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन है वो है आईबीसी लॉ के बारे में। तो आईबीसी के केस में पहले कुछ कंफ्यूजन हो रहा था सब लोगों की, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, कितनी बार लेना है। तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन, आपका पुराने कंप्लायंसेस कंप्लीट कर रखे हैं इंसॉल्वेंसी का जो रिजोल्यूशन है उसकी डेट तक के, तो फिर जो आईआरपी है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जिनको अपॉइंट किया उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। देन 40/2017 हमारा एक नोटिफिकेशन था जो कि मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात करता था। तो अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर को कुछ सेल करते हैं तो आप उसको एक बहुत ही रिड्यूस रेट पे 0.001 पे या 0.005 सीजीएसटी या जीएसटी पे सेल कर सकते हैं और फिर वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे 90 दिन के अंदर अंदर। तो वो कंडीशन थी 90 डेज की। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा था कि अभी क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारी शिपमेंट्स पेंडिंग है, जा नहीं पा रही है, तो जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, क्या उसका फायदा मर्चेंट एक्सपोर्टर की जो 90 डेज की टाइम लिमिट थी उसको भी मिलेगा। तो दूसरा उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि वो भी 30 जून तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। देन क्लैरिफिकेशन दिया गया आईटीसी 04 के ऊपर। तो आईटीसी 04 हमारी वो रिटर्न है जो एक प्रिंसिपल को फिल करनी होती है। जब आप जॉब वर्क के लिए कुछ सामान भेजते हैं या वापस मंगाते हैं तो उसकी डिटेल्स हम लोग आईटीसी 04 के थ्रू गवर्नमेंट को देते हैं। तो आईटीसी 04 शुरू के 2 साल तो उसको पोस्टपोन ही कर दिया गया था क्योंकि फॉर्म ठीक से चल नहीं पाया था पोर्टल पे और एप्लीकेबल नहीं हो पाया था ठीक से। तो शुरू के 2 साल तक उसको, उसका मतलब डिले कंडोन कर दिया गया था। लेकिन अब वो मैंडेटरी है फिर से, तो उसकी भी जो ड्यू डेट है वो भी आगे एक्सपेंड हो गई है। तो ये यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया कि दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेड। इसके बाद जो आज हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं, उन केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्ट्राटेक नाथवाड़ा और इलेक्ट्रो स्टील स्टील, दोनों रिलेटेड हैं। दोनों में ऑलमोस्ट सेम इशू पे डिसाइड किया गया, लेकिन जो डिसीजन है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। केस था कि आईबीसी के अंदर, यानी कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए जाती है और उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो पास हो जाता है, यानी कि उसका जो बेसिकली सेटलमेंट है रिजोल्यूशन के थ्रू, प्रपोजल है उसका वो पास हो गया, तो क्या उसके बाद भी टैक्स अथॉरिटी उससे कोई ड्यू क्लेम कर सकती है? तो यहाँ पे जनरली होता ये है कि एनसीएलटी को वो पास करना होता है। तो एक बार एनसीएलटी ने वो अप्रूव कर दिया तो क्या उसके बाद भी टैक्स अथॉरिटीज कोई क्लेम भेज सकती हैं? तो अल्ट्राटेक नाथद्वारा के केस में हुआ था कि बिनानी सीमेंट को उन्होंने एक्वायर किया था और उसके बाद जो उनके पुराने नोटिस थे, उनकी जो डिमांड थी उसके लिए जो नोटिस था वो इनको सेंड किया गया। तो इस केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा वो नहीं कर सकते और जो आईबीसी की प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो रिजोल्यूशन है वो बाइंडिंग है टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर भी, और उसकी जो पावर है वो जितने भी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स सबके ऊपर है। इसके बाद इलेक्ट्रो स्टील स्टील के केस में ऑलमोस्ट सेम हुआ, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने एक्वायर किया था उनके पास नहीं भेजा गया था नोटिस, बल्कि जो बैंक था इंसॉल्वेंट कंपनी का, उस बैंक में उनका कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, उनको वो पे करने के लिए उनको भेजा गया था। तो वो ही फिर केस को लेके हाई कोर्ट में गए, तो गार्निशी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि उनको राइट है इन प्रोसीडिंग्स का, उनको अपहेल्ड किया गया, जबकि ऊपर वाले केस में नोटिस को कोश कर दिया गया था। दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें मैंने दोनों केसेस को रेफर करके उसका एक डिटेल आर्टिकल लिखा है सारे पॉइंट्स को सम अप करके। बट इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी थे। जैसे इलेक्ट्रो स्टील के केस में जो प्ली दी गई वो ये दी गई कि एक तो उनको इनवाइट नहीं किया गया था, उनको बताया नहीं गया था, और एक आपको कम्युनिकेट करना होता है, मतलब लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना होता है, तो वो उस एरिया के न्यूज़पेपर में नहीं कराया गया था उनकी जो इंसॉल्वेंसी की स्कीम थी उसके बारे में, और उनको किसी मीटिंग में उन्होंने भाग भी नहीं लिया। साथ में उनका ये भी कहना था कि सेक्शन 31 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन पे भी बाइंडिंग होगी इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग है वो, तो वो उन्होंने कहा कि वो अमेंडमेंट बाद में आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सेल परचेज थी या कुछ ऑपरेशनल रीजन से उनकी वो लाइबिलिटी खड़ी हुई थी। उनका कहना ये था कि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया था जिसको आपने बिजनेस में डाल दिया बजाय गवर्नमेंट को पे करने के। तो कुछ डिफरेंसेस थे दोनों की प्ली में। तो अगर मैं अभी एक स्टैंड देखूं तो क्योंकि सेक्शन 31 तो अब अमेंड हो ही चुका है, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि वो प्रोस्पेक्टिवली होगा या रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। तो प्रोस्पेक्टिवली अगर उसकी एप्लीकेशन देखें तो आने वाले केसेस में तो इस प्ली का यानी कि बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा। और सेक्शन 31 का जो चेंज है क्योंकि वो क्लेरिफिकेटरी नेचर का है, तो ऑलरेडी तो गवर्नमेंट हमारे जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उसके अंदर इंक्लूड हो ही जाती है।
तो अगर वो नहीं भी क्लैरिफाई किया जाता तो भी वो उसके अंदर इंक्लूडेड ही होती। तो यानी कि आने वाले केसेस में तो इसका बेनिफिट मिल ही गई, लेकिन इस पे लिटिगेशन आगे भी काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ ऐसे आगे नोटिसेस भेजती रहेंगी, एक बार इंसॉल्वेंट होने के बाद भी कंपनी को। जबकि खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब आईबीसी की सेक्शन 31 में चेंज लाया गया था, तो उन्होंने क्लियर किया था कि जो बायर है उसको पूरी तरीके से इम्यूनिटी देनी चाहिए, और उसको इम्यूनिटी देने का ही वो उनका पर्पस भी है कि बायर को एक बार कोई सिक इंडस्ट्री को बाय कर रहा है, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को, तो उसकी पता हो कि भाई इतनी लायबिलिटी मुझे पे करनी है और उसके बाद उसको कभी कुछ पे करने की लायबिलिटी ना है। इसके अलावा सोलारिस इंडिया टेक्नोलॉजी की एक एआर है, एआर को जनरली बहुत ज्यादा एटेंडेंस नहीं देखती, बट सिर्फ क्लैरिफिकेटरी नेचर की है, इसलिए बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर को अगर आपने किसी कस्टमाइजेशन के बिना सेल किया है तो उसको सेल्स ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर उसमें आपने कोई भी डिजाइन कस्टमाइजेशन कुछ भी क्लाइंट के कहने पे नहीं किया और जैसा आपका सॉफ्टवेयर था आपने एज इट इज उसको सेल किया है विदाउट एनीथिंग एल्स। साथ ही एम्पैथिक इंडिया की एम्पैथिक ट्रेडिंग की भी एक एडवांस रूलिंग है, दोनों कर्नाटका हाई कोर्ट की है, जहाँ पे टैक्स पेयर का ये कहना था कि उसकी सर्विस भी और गुड्स भी है, तो क्या वो सर्विस की और गुड्स की अलग अलग कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेके अलग अलग रेट पे टैक्स पे कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो या तो आपका गुड्स वाला कंपोजिशन होगा या सर्विसेज वाला, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कंपोजिशन ली जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि लिटिगेशन से रिलेटेड थे, और अब हमारा एक लास्ट अपडेट है जो कि कस्टम्स से रिलेटेड है। तो हम सब लोग काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कोरोना की वजह से गुड्स के मूवमेंट में, और कस्टम्स ने शुरू से ही अपना स्टैंड रखा है कि जो कंसाइनमेंट से वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि 24/7 अभी जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको क्लियरेंस दिया जा रहा है, ताकि क्राउड भी ना हो और साथ में जो ट्रेड है वो बिल्कुल स्मूथली रन करता रहे। इसके लिए कस्टम्स ने अपनी एक ट्रेड फ्रेंडली इनिशिएटिव में उन्होंने 24/7 कस्टम क्लियरेंस किए, साथ में एक डेडिकेटेड सिंगल विंडो दी है, नोवल कोरोना वायरस हेल्प डेस्क उसका नाम रखा है, फॉर एक्जिम ट्रेड, और उसको क्रिएट किया गया है। इसका लिंक मैंने आपको यहाँ ऊपर दिया है, तो इस ट्वीट के अंदर उसका लिंक नहीं था, बट अगर आप देंगे तो icegate.go.in कोरोना वायरस डैश ट्रेड हेल्प पे जाके आपके जो भी इशू है, अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट से रिलेटेड, उसको आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हो और रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टेक्स्ट बुलेटिन था। आई होप आपको ये टेक्स्ट बुलेटिन पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की कि कम से कम टाइम आपका वेस्ट करा के मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट दे सकूं। इसके साथ ही मैं बाकी एरिया से रिलेटेड भी जो अपडेट्स हैं वो इसके अंदर और इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगी। सो इसी के साथ मैं आपका टेक्स्ट बुलेटिन क्लोज कर रही हूँ आज का। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली सिर्फ 5 मिनट टेक्स्ट बुलेटिन देख के सारे अपडेट्स को जान पाएं और अपडेटेड रह पाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।